अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट का सेशन मैं अपने स्टूडेंट के साथ कर रहा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखते हैं, उसको मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से वो कोड को लिखेगा और उसके बाद फिर जैसे ही वो कोड लिख के दोबारा डिस्कस करेगा तो उसके साथ उसमें जो भी एरर्स वगैरह होंगी उसको डिस्कस की जाएंगी। बहरहाल इसके अंदर मैं उसे गाइड कर रहा हूँ कि जी किस तरह वो इस असाइनमेंट को बनाएगा। जी तो देखें हारस, इसके अंदर सिंपली उन्होंने ना आपको सबसे पहले तो एक क्लास को क्रिएट करने के लिए कहा है। एम्प्लॉय की क्लास आपने बनानी है और उसके बाद आपने उसकी क्लास के लिए जो है ना वो कोड लिखना है। एम्प्लॉय की पर्सन की क्लास उन्होंने कहा है कि एक पर्सन की आप क्लास बनाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पर्सन क्लास विच कंटेन डाटा मेंबर्स। तो जो हमने पढ़ा था उसके अंदर ये क्लास है, ठीक है ना। और इसी तरह हम पर्सन की क्लास जो है ना वो बना लेंगे। जो इसके डाटा मेंबर्स हैं आप उनको प्राइवेट रखोगे, ठीक है। और इसके अंदर उसने फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पर्सनल आईडी है और फर्स्ट नेम को आप एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ना स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह। जी हाँ जी, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आप पहले क्लास लिखेंगे, नीचे मेन का फंक्शन लिख लीजिएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। मतलब यहाँ पर आप वो इंक्लूड वगैरह नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने तो पहले क्लास ही बनानी है ना। अब एक चीज़ बस यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हम किस तरह से हैंडल करते हैं ना। अब स्ट्रिंग वेरिएबल को हैंडल करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। आप नेट से इसको सर्च कर लीजिएगा, जैसे ये मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट में देखा है। अगर हम इंक्लूड आयो स्ट्रीम और इससे इन तीन चीज़ों को यूज़ कर लें, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम इसको ये देखें यूज़ कर लिया मैंने इसको, ठीक है। तो उसके बाद आप ट्यूटोरियल पॉइंट ये कहता है कि आप डायरेक्ट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग वैसे तो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग की डाटा टाइप नहीं है, आपको करैक्टर एरे ही बनानी पड़ती है करैक्टर के साथ ना। करैक्टर और वो पॉइंटर के साथ आप बनाते हैं, जिस तरह की प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर हम लिखते थे ना, इस तरह करके चार और इस तरह स्टैरिक के साथ हम लिखते थे इस तरह फर्स्ट नेम। यानी एक तरीका ये है, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप स्ट्रिंग को यूज़ कर लें। जो क्लास हमारे पास बिल्ट इन मौजूद है इसको इंक्लूड करें। ये देखें आपके सामने एग्जांपल उन्होंने करके दिखाई हुई है, स्ट्रिंग एस टी आर, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सी आउट भी किया जा सकता है, सी इन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट, आप स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन को पहले ज़रूर देख लेंगे कि स्ट्रिंग को आपने किस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करना है। ये वाला जो आर्टिकल है इसके अंदर भी आप देखें, स्ट्रिंग्स को यूज़ करने के लिए वो स्ट्रिंग की क्लास को ही रिकमेंड कर रहा है, ठीक हो गया। ये मेंबर फंक्शन भी बता रहा है इसके कौन कौन से हैं और ये पूरी क्लास को उसने डिफ़ाइन कर दिया। हम ये जावा पॉइंट में से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोई एग्जांपल हमें मिली हुई होगी, तो ये देखें जी इसके अंदर भी, यानी एक तरीका तो स्ट्रिंग का ये था, ये देखें स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, और एक तरीका ये करैक्टर के साथ स्ट्रिंग बनाने का, और एक तरीका हमारे पास पॉइंटर्स के ज़रिए भी हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये सी स्ट्रिंग की क्लास भी है हमारे पास। तो आपने करैक्टर पॉइंटर को यूज़ करना है या स्ट्रिंग को यूज़ करना है, लेकिन जो इसका बेसिक कोड होगा आपके पास वो इसी तरह से आएगा। फ़र्ज़ करें हम स्ट्रिंग की क्लास को यूज़ करते हैं जी, तो मैंने ये स्ट्रिंग जो है वो दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, लास्ट नेम है, ठीक है जी। मैंने यहाँ से लास्ट नेम को ले लिया, ये जी मैंने लास्ट नेम को कॉपी कर लिया। इसी तरह आप ये आ जाएगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। उसके बाद उसने कहा हुआ है जी कि पर्सनल आईडी जो है ये आपका इंटीजर होना चाहिए, तो इसको आप इंटीजर में पर्सनल आईडी को डिफ़ाइन कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो नाम उन्होंने बताए हुए हैं एज इट इज़ ही आप यूज़ करें ताकि कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद डबल के अंदर उसने कहा है जी कि आप इसका सैलरी को यूज़ कर लें, ये सैलरी जो है वो आप इसकी डबल यूज़ कर लें। उसके बाद उसने कहा जी कि पब्लिक फंक्शन होने चाहिए, मेंबर फंक्शंस तमाम एट्रीब्यूट्स को सेट और गेट करने के लिए जितने भी प्राइवेट फील्ड हैं इनके गेटर एंड सेटर फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, ये पब्लिक लिखेंगे। सिंपल जो सेटर फंक्शन बना लें और चार ही आपके गेटर फंक्शन बनेंगे।
सेटर फंक्शन जो होता है वो वाइड के साथ बनता है और उसके साथ आप सेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सेट फर्स्ट नेम, और उसके अंदर वही आप जो है वो आर्गुमेंट पास करते हैं जिस टाइप का वो फील्ड होता है। ये स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग टाइप का ही एक fn यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ये भी तरीका ठीक था। और मैंने एक तरीका आपको बताया था कि हम इसको क्लास के बाहर भी जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी बॉडी को डिफ़ाइन किया जा सकता है। यहीं पे आप इसको डिफ़ाइन कर लें जी कि जब ये इसके अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ एन के बराबर जो है ना ये एलोकेट कर देगा। ये एक सेटर फंक्शन बन गया फर्स्ट नेम के लिए। सेट फर्स्ट नेम, एक आपने इसको स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया और जो फर्स्ट नेम आपका ये प्राइवेट मेंबर था इसकी वैल्यू को आपने उसी वेरिएबल के साथ कर लिया। ये 4 फंक्शन आपके लिए बनेंगे जी ये, ठीक है। ये चार आपके सेटर फंक्शन होंगे जिसको हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं और सेटर फंक्शंस भी कहते हैं। यहाँ पे अब आप लास्ट नेम कर लें, लास्ट नेम जो आपके फील्ड का नाम होता है, और यहाँ पर हम इसकी जगह एल को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास है पर्सनल आईडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी पर्सनल आईडी। और पर्सनल आईडी हमारे पास इंटीजर टाइप का है तो लिहाजा हम इंट टाइप का जो है ना वो इसको आर्गूमेंट पास करेंगे। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे PID कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी ये आपने चेंज करना है, ये आपके पास लास्ट नेम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अब आप पर्सनल आईडी को यूज़ करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे PID को, क्योंकि हमने पैरामीटर PID का पास किया है। और इसी तरह आप चौथा भी जो है ना वो अपना सेटर फंक्शन डबल के साथ लिखोगे, उसके अंदर डबल टाइप का आ जाएगा SL हम रख लेते हैं सैलरी के लिए। और इसको भी अपडेट कर देते हैं कि जी जो सैलरी का फील्ड है इसको SL के साथ चेंज कर दो, और इसका नाम हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे सेट सैलरी। इस फंक्शन का नाम आ जाएगा सेट सैलरी, ठीक है। ये 4 आपके सेटर फंक्शन हो गए और 4 ही अब आपके गेटर फंक्शंस होंगे। हाँ, गेटर फंक्शंस होंगे, ठीक है जी। गेटर फंक्शन में आपने रिटर्न करना होता है, जिस टाइप का पैरामीटर होता है उसको आपने रिटर्न करना होता है, और रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग आ जाएगा, पैरामीटर कोई नहीं होगा। और यहाँ पे सिंपली आपने RUN रिटर्न और आगे फर्स्ट नेम, बस जो जो वो फील्ड है ना वो आपने कर देना है। इसकी जगह आपने सेट की बजाय गेट कर देना है, ठीक है। और इसी तरह ये भी स्ट्रिंग है तो इसको भी आपने स्ट्रिंग कर दिया, सेट की बजाय गेट कर दिया, पैरामीटर इसमें कोई भी पास नहीं होगा। और यहाँ पर जो चेंज आएगी वो ये आएगी कि ये रिटर्न करेगा लास्ट नेम, ठीक है ना। इस तरह आप गेटर एंड सेटर फंक्शंस जो हैं वो इसके बना सकते हैं। ये आपके पास एक पर्सन की क्लास बन जाएगी। ये देखें जी, पर्सनल आईडी ऑफ द क्लास पर्सन शुड बी यूनिक, उसका पर्सनल आईडी यूनिक होना चाहिए। एंड ऑटो इंक्रीमेंट विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वन, ये उसकी इनिशियल वैल्यू हो। और उसके बाद उसको फर्स्ट एम्प्लॉय जब हम क्रिएट करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो उसके अंदर ऐड होना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ना ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये ज़हन में रखना, ठीक है। ये जो पर्सनल आईडी है वो आप जब भी सेट करोगे तो वो खुद ब खुद सेट होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि हम सिर्फ पर्सनल आईडी को सेट करेंगे, या इसके लिए हमें जो है ना वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा जो इस वैल्यू को और एक स्टैटिक वेरिएबल के साथ जो है ना वो हम इसको कॉल करेंगे और इसको स्टैटिक वेरिएबल के अंदर हम यूज़ करेंगे। ये वाली जो एग्जांपल है ना ये बिल्कुल इसकी परफेक्ट है। क्लास है पेशेंट, हमने इंट को आईडी कर लिया और जिसको हमने स्टैटिक इंट करंट आईडी एक इंटीजर बना लेंगे, और पेशेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दिया करेंगे। इस तरह ये वैल्यू आई हुई है। सेम कोड आपका जो है ना वो वहाँ पे चल सकता है जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे जी, ठीक है ना। क्लास पेशेंट है, इंट आईडी हमने डिक्लेयर कर दिया है। नीचे हम जो है वो एक करंट आईडी का बना लेते हैं, यानी करंट पर्सनल आईडी। उसके बाद पेशेंट के साथ हम डिक्लेयर कर लेते हैं उसको, और हर दफ़ा करंट आईडी के अंदर जो है वो 1 1 का ऐड कर देंगे। सेम उसी तरह जिस तरह वो वहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास है तो यहाँ पर आप इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका उसने आपके पास, ये डिफरेंट वे में हमारे पास कोड जो है ना वो पड़ा हुआ है, यानी टाइम आ गया। ये बेसिकली स्टैटिक को ही हमने यूज़ करना है जी। स्टैटिक को यूज़ करेंगे तो फिर ये भी उसी से मिलता जुलता कोड है। स्टैटिक मेंबर बनाएंगे हम। स्टैटिक मेंबर बनाने का मकसद क्यों क्या है भला
कि हम चाहते हैं कि ये पर्सनल आईडी जो है ना वो ऑटो इंक्रीज हो और ये पर्सन की क्लास में हो। एम्प्लॉय के लिए तो हमने अभी क्लास बनानी है ना एम्प्लॉय की, या आप इसको इनहेरिट करेंगे या आप जो है वो एम्प्लॉयज विद टाइप पर्सन। अच्छा, एम्प्लॉयज की एरे जनरेट करनी है, टाइप उसकी पर्सन ही रखनी है, इसलिए हमने नई क्लास नहीं बनानी। हम इसके मेन फंक्शन के अंदर एम्प्लॉयज की एरे बनाएंगे और उसको टाइप जो है वो पर्सन के तौर पे रख लेंगे। लेकिन जब भी हम एक नया एम्प्लॉय ऐड किया करेंगे तो वो उसके जो स्टैटिक वैल्यू होगी उसके अंदर एक का इजाफा कर दिया करेगा, यानी इस तरह करके हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने पर्सनल आईडी पहले लिखा हुआ था, इंट मैंने करंट आईडी ले लिया और इसको वो वैल्यू दे दी स्टैटिक के साथ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और कंस्ट्रक्टर के साथ ही मैंने पैरामीटर दे दिया है कि पर्सनल आईडी को तुमने सेट करना है किस तरह, जो करंट आईडी है उसके अंदर एक एक को ऐड करके आपने पर्सनल आईडी को सेट कर देना है। यानी जैसे ही वो एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो वो उसी के साथ हम पर्सनल आईडी को सेट करेगा। और किस तरह सेट करेगा, जो वैल्यू हमने उसको दी है ना, जो हमने वो दी हुई है 84,000 समथिंग जो भी है, ये देख रहे हैं ना आप, उसके अंदर ये एक एक का इजाफा कर देगा और ये वैल्यू खुद भी बढ़ जाएगी। यानी ये करंट आईडी की वैल्यू खुद भी बढ़ जाएगी अपने आप, क्योंकि इसकी वैल्यू है। और उसी तरह ये वैल्यू जो है ना वो हमें मिलेगी भी, जो भी वैल्यू होगी ये साथ ही हमें जो वैल्यू है ना इसके साथ मिलती चली जाएगी। जी, तो देखें ये टोटल इम्प्लीमेंटेशन होगी हमारे पास। जो पर्सनल आईडी है इसको हम इंटीजर ही रखेंगे। एक पब्लिक के अंदर स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसे हम करंट आईडी कर लेंगे और इसकी वैल्यू को इनिशलाइज कर देंगे क्लास से बाहर जाके। जिस तरह हम रेजोल्यूशन क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है ना, इंट पर्सन और करंट आईडी, और जो आईडी गिवन है असाइनमेंट में उसको हम ये कर देंगे। अब आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये मैंने एक कोड लिखा है सिंपली यहाँ तक समझाने के लिए कि पर्सन P1 हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैं सी आउट कर रहा हूँ इसकी आईडी को ना। ये देखें दो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक पर्सन है, ये पहले पहले का सी आउट हो गया और उसके बाद फिर हम इसी दो लाइनों को जो है ना वो कॉपी पेस्ट करते हैं। ये कॉपी हो गया और ये पेस्ट हो गया। अब आप देखें ये P2 किया मैंने और यहाँ पे पर्सनल आईडी जो है वो दूसरे बंदे की हम ले लेते हैं। तो अगर तो हमने किसी जगह भी पर्सनल आईडी को सेट नहीं किया, अगर हमें सी आउट मिलता है इसका ये वाली आईडी पहले की ये वाली मिलती है और दूसरे की इसमें इंक्रीमेंट होके मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है ना वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। समझ आइए इस लॉजिक की ना, कि किस तरह हमने इसको डिक्लेयर, ये हमने फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज की है पर्सन, और सेट पर्सनल आईडी है जो मैंने आपको अभी कोड नहीं दिखाया था कि हमने वो स्टैक ओवरफ्लो से देखा था, ये वाला कोड स्टैक ओवरफ्लो से ना। क्लास पेशेंट है, जो भी आपने फंक्शन रखा हुआ है आईडी का, यानी हमने पर्सनल आईडी रखा हुआ है, हम यहाँ पे पर्सनल आईडी लिख देंगे और आगे करंट आईडी, और इसकी वैल्यू को हमने क्लास से बाहर जाके इस तरह हमने वैल्यू को जो है ना वो ऐड कर देना है सिंपली। तो अब इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन किया तो आप देखें कि पहले में 8248,001 और दूसरे में 2 आ गया। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है पर्सनल आईडी जो है ये खुद ब खुद जो है वो सेट भी हो रहा है और इस तरह जो वैल्यूज़ है ना वो सारी की सारी आ भी रही हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्लास HRM, अब क्लास HRM आप एक बनाएंगे और उस क्लास के अंदर आप एक एरे डिक्लेयर करेंगे एम्प्लॉयज़ की जिसकी टाइप होगी पर्सन, और ये प्राइवेट एरे होगी। द एक्चुअल मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इज़ स्टोर्ड इन एरे ऑफ एम्प्लॉयज़ प्राइवेट, हम उस एरे के अंदर जो है ना वो यूज़ करेंगे। और उसके अंदर हम एक ऐड पर्सन के नाम का फंक्शन बनाएंगे, एक डिलीट पर्सन के नाम का फंक्शन बनाएंगे, एक अपडेट फंक्शन बनाएंगे। और इसी तरह हमारे पास जो है ना ये HRM नाम की हमारे पास एक क्लास होगी। तो इसी के नीचे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से आगे क्लास HRM, इस तरह बना लें आप। ठीक है, और इसके अंदर वो कह रहा है जी प्राइवेट आपने डिक्लेयर करना है किसको भला, एरे ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं और फिलहाल हम इसको 5 एम्प्लॉयज़ की एक एरे बना लेते हैं। टाइप इसकी हम रखेंगे पर्सन, क्योंकि पर्सन एम्प्लॉयज़ और 5 एरे हमने इसके क्रिएट कर लिए। ये पर्सन हमारे पास चूंकि वो ऊपर वाली क्लास है, ये ऊपर हमने इसका कोड लिखा हुआ है, तो इसी क्लास के
5 ऑब्जेक्ट बन गए और उनको हमने एम्प्लॉयज़ का नाम जो है ना वो दे दिया। ये पहली रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी होगी। विच इज स्टोर्ड इन द एरे ऑफ एम्प्लॉयज, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है कि 3 फंक्शन आप बनाएं और ये फंक्शन ज़ाहिर है फिर पब्लिक बनेंगे। पब्लिक फंक्शन आगे जी, इसमें हम लिखेंगे जी वॉइड ऐड ऐड पर्सन ऐड करेंगे तो ये एम्प्लॉय का फंक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं जी वाइड करो डिलीट पर्सन, तो ये पास डिलीट पर्सन के नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जी। इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। फिर वो कह रहा है कि अपडेट पर्सन का फंक्शन बनाएं जी, वाइड और अपडेट जी, अपडेट पर्सन के नाम का एक फंक्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। इनको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। लिखते हैं जी वाइड HRM। मैं एक का कोड यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लिख के, HRM रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ऐड पर्सन, और इसके अंदर अब हम पास करते हैं, इसके अंदर अब हम पास करते हैं, ये चीज़ सोचने वाली है। ये देखें जी, ये हमने HRM की क्लास बनाई। अब इसके अंदर हमने फिलहाल एक एम्प्लॉय के साथ मैं इसको कर रहा हूँ, आपने इसको एरे में खुद चेंज करना है। और ये 3 फंक्शन जो उन्होंने बताए हुए थे कि ऐड पर्सन, डिलीट पर्सन और अपडेट पर्सन, ज़ाहिर है अगर हम पर्सन को ऐड करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने आउटपुट के अंदर हमें बताई हैं कि जी आप जो है ना वो उससे एंटर करवाएंगे उसका नाम, उसका लास्ट नेम और सैलरी। आईडी उसकी ऑटो होगी। तो ऐड पर्सन में हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का और डबल, इसमें हम सैलरी करेंगे। बाकी इनके पैरामीटर्स आपने खुद सेट करने हैं। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने इसको डिफाइन कैसे किया, ये बाहर आके मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऐड पर्सन को, स्ट्रिंग FN, स्ट्रिंग LN और डबल SL। एम्प्लॉय के अंदर मैंने कॉल कर लिया एम्प्लॉय, क्योंकि पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसमें सेट फर्स्ट नेम को कॉल करके इसको FN दे दिया, सेट लास्ट नेम को कॉल करके LN दे दिया और सेट सैलरी को कॉल करके सैलरी दे दिया। इस तरह ये पर्सन की क्लास का जो एम्प्लॉय है उसका जो है ना ये वैल्यूज जाके उस ऑब्जेक्ट की सेट हो जाएंगी। उसके बाद हमने HRM क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग FN, LN और डबल CL। इनपुट लेने के लिए हमने तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। सी आउट किया हमने FN को, उसके बाद CN किया हमने लास्ट नेम को, सैलरी को हमने CN किया। और ये हमने H1 HRM वाली जो क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट के साथ हमने ऐड पर्सन को कॉल किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी जो है वो हमने इसके अंदर इनपुट की। तो अब ये ऐड पर्सन जो है ये ऑटोमेटिकली जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे आएगा। और यहाँ से हमें पता है कि इस क्लास के अंदर एक एम्प्लॉय नाम का एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है जिसकी टाइप पर्सन है। और इस एम्प्लॉय के सेट नेम को कॉल करके ये उसका नाम सेट कर देगा, लास्ट नेम सेट कर देगा, सैलरी सेट कर देगा। और अगर ये सक्सेसफुली सेट हो चुका हुआ है तो हमें आउटपुट में नज़र आना चाहिए। आउटपुट आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है, क्योंकि उन्होंने आउटपुट का एक बाकायदा फॉर्मेट दिया है। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पर्सनल आईडी, सैलरी, ये आपको स्पेसेस वगैरह दे के और टैब्स वगैरह दे के इस तरह का नमूना बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जी, ये देखें, फर्स्ट नेम लिखा /T, ये 2 टैब स्पेसेस छोड़ देगा, लास्ट नेम लिख दिया, पर्सनल आईडी लिख दिया, सैलरी पर ईयर, सैलरी को मल्टीप्लाई भी करना है 12 के साथ ना। उसके बाद नीचे ये मैंने डॉट 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 लगा दिए, तो इससे मुझे दोनों चीज़ें, ये ऊपर लिखा जाएगा ये नीचे। और उसके बाद मैंने सी आउट करवाया पहले एम्प्लॉय को। पहले एम्प्लॉय के लिए मैंने H1 क्लास का डिस्प्ले एफ नेम का फंक्शन कॉल किया और H1 क्लास का डिस्प्ले लास्ट नेम का फंक्शन कॉल किया। ये फंक्शन जो हैं ये स्पेसिफाई नहीं है आपके यहाँ पे, लेकिन ज़ाहिर है हमने आउटपुट लेनी है तो ये फंक्शन मैंने खुद लिखे हैं यहाँ पर। ये देखें, स्ट्रिंग डिस्प्ले FN जो फर्स्ट नेम को डिस्प्ले करेगा और इसके अंदर हमने एम्प्लॉय के गेट फर्स्ट नेम को रिटर्न कर दिया। ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग रखी हमने। डिस्प्ले लास्ट नेम को हमने किया तो हमने एम्प्लॉय के गेट लास्ट नेम वाले को कॉल किया और इसे रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया जी। और ये 2 फंक्शन आपने खुद लिखने हैं। अब आप इसे कंपाइल करें तो ये वो मेन्यू भी बनाना है जो उन्होंने बताया हुआ है ना, 1 2 3 वाला। ये 4 का सी आउट करके फिर आप इसमें 1 लिखोगे तो
ये वाला सारा हिस्सा जो है ये इफ़ के उस केस में जाके लगेगा। ये इफ एल्स की प्रोग्रामिंग आपने करनी। ये जी पहला नाम हमने लिखा जी हारिस, दूसरा लिखा हमने जहांगीर, सैलरी हमने लिखी 23,000। तो अब आप देखें जो हमें पहला ऑब्जेक्ट जो है वो हारिस और जहांगीर, ये चीज़ें मैंने अभी डिस्प्ले नहीं करवाई, तो ये हमें नज़र जो है ना वो आ चुकी हुई हैं। इस तरह जो है ना वो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।